की तरह उनको मैंने अभी एक इंटरव्यू में ये पूरी बात बताई क्योंकि उनके एक नेता ने एक इंटरव्यू में इस तरह की बातें की। वो बड़ी, मैं राजनीतिक भाषा को समझता हूँ कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो फलानी पार्टी की गोद में बैठ गए हैं, जी तो ये है वो है। तो मुझे लगा कि अब इस बात का को स्पष्ट करना चाहिए, इसको अब छिपाना नहीं चाहिए कि किसका फोन आया, कौन बीच में था। तो मैंने एक इंटरव्यू में अभी कुछ दिन पहले पूरी बात विस्तार से बताई कि मेरे पास किसका फोन आया था। किसका आया, अभी थोड़ा शॉर्ट में बताएं तो हाँ बताएं। हाँ, मेरे पास फोन आया और बड़ी शानदार कहानी है। मतलब ऐसा लगेगा आपको एक मूवी है वो, जिसमें उस तरह की वो हर कंडीशन इस तरह की होती है कि आदमी को झटका लगता है, यार इसको तो हम कुछ और सोच रहे थे तो कुछ और निकल गया, जी इसको तो हम हीरो समझ रहे तो विलन निकल गया, जी इसको हम विलन सोच रहे तो हीरो निकल गया। जी तो हुआ ये कि जब मैं उनके यहाँ पर मौजूद था तो उस अलायंस की बातचीत में एक शख्स थे, जज साहब, जी सिटिंग जज थे तब वो, जी और लास्ट बातचीत के दौर में वो थे। ये जज साहब जो आपके सामने चुनाव लड़। हाँ, मैं इसको पूरा कर दूं। जी तो वो तब वो नोएडा पोस्टिंग थे। मैं जी इनसे मिला, इन्होंने कहा कि भाई हम बात कराएंगे और आपका अलायंस हम लोग कराएंगे और हम लोग काम कर रहे हैं बहुत, मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और हम लोग इस तरह से हमारी टीम काम कर रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है बात है। मुझे तो, मैं तो तैयार था क्योंकि जी मैं हाथरस जैसी घटनाएं हुई थी। और मैं यहाँ आपके चैनल पे एक बात और बता दूं कि कल ही हाथरस के परिवार का मेरे पास मैसेज आया है। जी तो जो नौकरी और जो घर का वादा किया था सरकार ने वो पूरा नहीं किया। 8 साल की सरकार हुई है उत्तर प्रदेश में और वो परिवार कैद में है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हाथरस का जिक्र आ गया, जी उनकी लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ेगी, आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ। जी तो मेरे तो मन में इच्छा थी कि भाई हाँ, ये अलायंस हो और हम लोग बीजेपी को हरा दें उत्तर प्रदेश में। जी तो जब मैं उनके यहाँ चला गया, जब मैं गया तो दूसरे चैनल से गया, एक जी और व्यक्ति बीच में थे जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र कुमार भाटी जी, उनके जरिए जो आए थे। जी तो जब मैं वहां चला गया तो कम सीटों पे जब बात हुई, और मैं उस पर भी एक बार को हमारी पार्टी लोग चर्चा हो रही थी, लेकिन ये हो रहा था एक बार स्पष्ट हो जाए कि भाई जो भी उसकी संख्या है वो स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अब चुनाव का आखिरी दौर है। तो अब चुनाव बिल्कुल पीक पे है, सामने रखा है, तो अब कोई ज्यादा वो नहीं किया जाए। दर्शकों को बता दूं कि हम बात कर रहे हैं 2022 2022 के के विधानसभा विधानसभा चुनाव, चुनाव। लोकसभा चुनाव नहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव। तो जैसे मैं बाहर आया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एंट्री की, तो वो जज साहब मेरे पास आए, उनके साथ एक और व्यक्ति थे। वो उन्होंने हमसे पूछा क्या रहा, हमने कहा कि ऐसे ऐसे, और हमने उनसे बातचीत कर ली और ये हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, जितनी सीटों पे हमारी बात रखी उसी पे वो करना है, और आपने गलती की, आप पहले आगे, हम आपको हमारे साथ ही आना, हमारे हमने समय ले रखा है ये सब चीजें। तो मैंने कहा यार हम तो बातचीत करके आगे, नहीं नहीं, तो क्या नहीं ऐसा नहीं हमारा वो, आप ऐसा मत करो, हम बात कर रहे हैं अभी, आप रुक जाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो रिश्ते खराब ना हो। तो उन्होंने फोन किया, और जिनको फोन किया वो विदेश में थे, तो दिन रात का कुछ चक्कर था। वो जो शख्स उधर थे जिनको फोन किया, उन्होंने फोन किया अखिलेश जी को, अखिलेश जी ने फोन रिसीव नहीं किया। फिर उन्होंने मुझसे बात की कि अच्छा रुको थोड़ी देर, अभी बात कर रहे हैं। तो मैं वहां रुक गया। जी इतने में वो उदयवीर सिंह आए और मुझसे कहा उन्होंने कि भाई आप जब बाहर जाएंगे तो ये कहना, वो आपसे पूछेंगे कितनी सीटों पे अलायंस हो, तो आप कहना हम सारी सीटों पे लड़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो जो शख्स वहां दो खड़े थे, उन्होंने उदयवीर सिंह से कहा कि ये उनका फोन है, एक बार आप बात करवा दो अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से कराने के लिए। तो उदयवीर सिंह ने एकदम बहुत गुस्से में के स्वभाव में कह दिया कि भाई ये बड़े नेताओं की बात है, मुझे इसमें बीच में लो, उनसे कहो सीधे बात कर लेंगे अखिलेश जी से, मैंने बीच में आना हूं। ये बात कहकर उदयवीर सिंह चले गए। और इन्होंने मुझसे कहा, जो दो लोग अंदर आए थे, कि भाई आप जाके एक बार अखिलेश जी को कह दो कि हम शाम तक बताएंगे। और ये बात मैं अखिलेश जी से जाके कहा कि भाई इसको आप थोड़ा सा, इसमें वो है, इसको आप सीटें थोड़ी सी बढ़ा दो, क्योंकि हमें भी जवाब देना है, सोसाइटी में जाके बीजेपी को हराना है। लेकिन कम से कम जो है, हम जो लोग हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं 5-6 साल से, उनको तो कम से कम हिस्सेदारी हम लोग दे पाए, कि हम एमपी एमएलए बनने की लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ रहे। तो ये बात में उन्होंने कहा ठीक है, आप इनको एक नाम बता दें कि इनको कह के आ जाना, इनको आप बता देना। तो वो जो शख्स हैं वो वही मनोज कुमार जज साहब हैं जो मेरे खिलाफ लोकसभा के प्रत्याशी बनाए इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी ने। जो आपको
बात करा रहे थे अखिलेश यादव से साथ लाने के यस, थे, जिन्होंने मुझसे बातचीत होने के बाद ये कहा कि अभी आप रुक जाओ, अभी आप जो है तो आपका अखिलेश जी को हाँ मत करो, जी क्योंकि जिन सीटों पे हमारी जितनी सीटों पे हमारी बात है उसी पे अलायंस होगा, आप चिंता मत करो, आप ये बात अखिलेश जी से कह दो कि हम शाम तक बताएंगे। एक बात, वो नोएडा ट्रांसफर होकर बिजनौर आए और बिजनौर आके उन्होंने नौकरी छोड़ी और वहीं से उन्होंने चुनाव की तैयारी कर दी और फिर वो जो है समाजवादी पार्टी द्वारा वहां प्रत्याशी बनाए गए। एक बात, तो मुझे नहीं पता वो कराना चाहते थे या इसको हटाना चाहते थे या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी या इस तरह से उनको ऐड किया गया था कि एट टाइम पे सारा दोष चंद्रशेखर के ऊपर चला जाए और ये अलायंस ना हो और इसका दोष भी चंद्रशेखर के ऊपर जाए। एक बात। दूसरा, जिनसे बात कराई थी उनका नाम है मौलाना राशिद फिरंगी महली साहब जी, क्योंकि कोई बुरा काम नहीं था जी भाई, दो दलों को जोड़ना, उसमें बातचीत में भूमिका अदा करना, वो कोई बुरा काम तो था नहीं। तो जिनसे बात कराई थी, जिनका फोन का वो जिक्र करते हैं कि फोन आया, वो फोन था उनका, उस बात को उदयवीर सिंह भी जानते हैं। मौलाना राशिद फिरंगी महल साहब। हाँ, ये मनोज जी ने और मनोज जी के साथी जो थे उन्होंने ये बात कराई। और मैं इसलिए टू बी फ्रैंक कह रहा हूं इस बात को, यार मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, एक बार जिंदगी मिली है, मैं झूठ बोलने में कोई बहुत भरोसा नहीं रखता, जो कहना साफ सुथरा कहना चाहिए। लेकिन जब कोई घुमा फिरा के किसी बात को कहता है, मतलब आप ही को आरोपी बनाने का, आप ही की छवि खराब करने का, आप ही के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाने का की बात करता है, तो फिर सबक सिखाना, फिर सच बताना और जनता को पता लगे, ये बहुत जरूरी रहता। क्योंकि चलो वो तो तब की बात होगी, इंटरव्यू उन्होंने अभी दिया, फिर उसके बाद आप मेरे साथ मिलकर क्यों लड़े नगर पालिका का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव जी, उसमें आप क्यों मेरे साथ मिलकर लड़े? आप सहारनपुर में मेरे साथ क्यों बैठ के पीसी किया आपने, अगर मैं गलत आदमी था? जब दोबारा मेरी इनकी बातचीत हुई तो मैंने इनको कहा कि भाई अगर मन में कोई शिकवा तो दूर कर लो बैठ के, आप कोई रखो दिल में मत रखना। मैं राजनीति बहुत नया आदमी हूँ, राजनीति भी इसलिए कर रहा हूँ कि जो हालात हैं उन्हें बदले, नौजवानों को रोजगार मिले, कमजोर वर्ग के लोग बहुत अत्याचार हो रहा है, दलित पिछड़े मुसलमानों पे, और बहन बेटा सुरक्षित नहीं, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूँ। बाकी मैं कोई राजनीतिक आदमी अखिलेश यादव से नाराजगी है इस बात को लेकर? नहीं। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो एक सीट, मैं तो एक ही सीट कह रहा था, एक सीट पे लड़ना चाहता हूँ, और लड़े भी 2 ही सीट, दूसरे में बाद में लड़े, आखिरी में जब मेरे चुनाव फर्स्ट फेज में हो गया तो तब क्यों नहीं दी, तब क्यों नहीं कहा कि भाई चलो साथ मिलकर लड़ते हैं? तो जो ये सोचते हैं कि उनके मन की, मैं राजनीतिक दलों की सोच बताता हूँ, वो सोचते हैं कि बीएसपी नाम का जो राजनीतिक दल था, जो कमजोर वर्गों की आइडेंटिटी था एक समय में, वो कमजोर हो गया है, तो उनका वोट छिटक रहा है। तो उनका वोट जो छिटक रहा है, ऐसे में कोई दूसरा दल खड़ा हो जाएगा तो वोट वहीं संगठित हो जाएगा। तो उनका पिछला दल तो कमजोर पड़ गया, तो नए दल को भी आप खड़ा मत हो, उसके ऊपर भी इस तरह के एलिगेशन लगाते रहो, इस तरह की बातों के खिलाफ करते रहो, जिससे कि वो जो वर्ग है जो एक उस विचार का, वो संगठित ना हो उस आंदोलन के प्रति। तो उनका जो बिखरा वोट है, जो बाबा साहब की बात करता है, फूले साहब की बात, वो बीजेपी को हराने के नाम पे हमारा वोटर बन जाए, ये एक सोचे समझा टेक्निकल जो है प्योर राजनीतिक वो है। और उसके लिए लेके आज बड़े लोगों के बयान बदले हैं, इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग, जिन लोगों ने काफी नुकसान पहुंचाया, वो भी फिर अब इसी वर्गों की बातें करते हैं। ये भी किससे छिपावा नहीं, और जनता भी इस बात को जानती है।